अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीदा शेख और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज की बात होने वाली है इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट चेंज पर, और इस सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इन्वायरमेंट की एक्सपर्ट अमारा सईद। तो जानते हैं उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम नवीदा। मैम कैसी हैं आप? आई एम वेरी मैम वेल, बहुत थैंक शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं क्लाइमेट के हवाले से बात करना चाहूँगी। अभी हालिया दिनों में देखा गया है कि फ्लड्स आए हैं, तूफ़ान आए हैं, बारिशें हुई हैं। अब हमें ख़तरा रहता है कि बारिश होगी तो कहीं ना कहीं कोई जगह जैम हो जाएगी, ड्रेनेज की तरफ जाएगी। तो इसके पीछे वजूहात क्या है? क्लाइमेट का जो अब हम चेंज देखते हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखें, क्लाइमेट चेंज हम पढ़ते थे, हम देख रहे थे, लेकिन अभी ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद नहीं है। जी जी। ये हमारी एक डे टू डे लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। हमारी क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, हीट वेव्स हो गई हैं, अर्बन फ्लडिंग अभी भी हम देख रहे हैं, जो रेनफॉल और जो ये पूरा सिलसिला चल रहा है, अर्बन रूरल फ्लडिंग हम देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल बीइंग कॉज्ड बाय जो शिफ्ट आ रहा है इन द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंटरेस्टिंगली इसमें पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान इज़ लेस दैन 1% कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस emissions, लेकिन टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में आता है। नाउ व्हाई इज़ दैट एंड हाउ कैन वी रियली रिवर्स क्लाइमेट चेंज? तो ऑनेस्टली आई थिंक कि ऑन आवर ओन वी कैन नॉट रिवर्स क्लाइमेट चेंज एज वन कंट्री अलोन, लेकिन हम कुछ ऐसे पावरफुल चीज़ें कर सकते हैं जैसे मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, जो कि हमें हेल्प करे कॉम्बैट करने में क्लाइमेट चेंज के जो शॉक्स हैं और इम्पैक्ट्स हैं। सही। अच्छा, ये अर्बन फ्लडिंग क्या होती है? सो अर्बन फ्लडिंग इज़ जब आपकी बारिश इतनी हो जाए कि आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है अर्बन, वो ओवरवेल्म हो जाए, ओवरलोड हो जाए, और वो पानी अब्जॉर्ब नहीं होता, वो एज रन ऑफ आ जाता है, रोड्स के ऊपर आ जाता है और वो अब्जॉर्ब नहीं होता ना। उसके लिए समझने की ज़रूरत ये है कि ये क्यों होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा रेन पैटर्न चेंज हो गया है, क्लाउड आउटबर्स्ट्स हो रहे हैं। जो 3 दिन में हम बारिश देखते थे वो अब हमारी 3 घंटे में बारिश हो जाती है। सो जो लैंड की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गई है। ऊपर से हमने कंक्रीट की रोड्स और ऐसे साइड्स और पेवमेंट्स डाल दी हैं। सो एक नेचुरल जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। कंक्रीट पानी नहीं अब्जॉर्ब कर सकता, परमिएबल सर्फेसेस नहीं है, and that is causing our urban flooding. In addition to that, जो हमारे natural नाले थे वो क्लॉग हो गए हैं, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गई है, वो क्लीन नहीं होते रेगुलरली, सो वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे ही है। डेविस्टेटिंग एग्जांपल्स देखे हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, काफ़ी जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो हाउसिंग सोसाइटी, इलीगल मैं कहूँ या लीगल कहूँ, मैं इस पर भी कंफ्यूज हूँ। इस पे आप क्या स्टांस देना चाहेंगे? लीगल है या इलीगल है? देखें, हाउसिंग ऑब्वियसली हमें हाउसिंग इंक्रीज़ करने की वजूहात देखनी है, हमारी अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स को देखना है। इस वक्त अर्बनाइजेशन बहुत हाई लेवल के ट्रेंड पे है। 37% पॉपुलेशन हमारी अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर चुकी है और वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब उसकी क्या वजूहात हैं? मुख्तलिफ इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में, एजुकेशन की तलाश में लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रूरल एरियाज़ में उस तरह की इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। सो अर्बनाइजेशन के साथ जो पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा है, उनको कहीं तो हाउस करना है, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत कम है। सो द इशू इज़ नॉट कि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, द इशू इज़ कि हमारी अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको हम नहीं देख रहे सही तरह, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अर्बन स्प्रॉल। दुनिया में आप जहाँ भी देखें, people and countries and cities are moving towards vertical growth, not horizontal growth, क्योंकि urban sprawl and horizontal growth जो है वो हमारी agricultural land को भी कम कर रहा है, degrade कर रहा है, forests की depletion हो रही है। So बहुत सारे models हैं दुनिया में। मिलान में आप 15-minute walk model है, there's growth models. These are all models for cities that are growing vertically, and also sort of putting together development of cities, urbanization and community at the center of it. So it's not about कि हम क्यों ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ग्रोथ है उसके पैरामीटर्स, उसकी फाउंडेशन सॉलिड नहीं हमने डाली हुई।
सही। तो इस केस की भी अभी जो आप वजह बात बता रही थी कि अर्बनाइजेशन है, कंक्रीट के जंगल हैं, तो अब जो हम पंजाब में देखते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहात है? जी, पंजाब की स्मॉग के पीछे तो मल्टीपल वजूहात है जो मीडिया कवर करती रहती है। बहुत सारे, एक तो हमारी अपनी जो एमिशंस हैं, कार्बन एमिशंस हैं, इंडस्ट्री, आपको पता है कि लाहौर के इर्द गिर्द सारा जी जी। फैसलाबाद, दिस इज़ ऑल इंडस्ट्रियल एरिया। उसकी हमारी एमिशंस जो हैं वो दैट इज़ इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट। कुछ जो हमारा कॉटन क्रॉप जब वो बर्न होता है उसकी हैं, कुछ क्रॉस बॉर्डर हैं। सो क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी कंटेन्ड विद इन अ सर्टन बाउंड्री, इट्स क्रॉस बाउंड्री। सो जहाँ पे किसी और मुल्क में, रीजन में हो रहा है, वो उसका इम्पैक्ट हम पे भी होगा, जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट और कंट्रीज़ पे भी होगा। नाउ हैविंग सेड दैट, सबसे जो बड़ा हम जो मिस्टेक करते हैं इस कटिंग डाउन ट्रीज़, वाई? बिकॉज ट्रीज़ आर योर नेचुरल कार्बन सिंक्स। हम अगर मुल्तान को ले लें, फॉर इंस्टेंस, आई हैपन टू गो देयर अ कपल ऑफ ईयर्स अगो एंड देन आई वेंट अगेन लास्ट ईयर। मुल्तान में तकरीबन 6,000 एकड़, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम रिपोर्ट्स, लैंड पे मैंगो ट्रीज़ काटे गए हैं for development of societies, which means I think about 5 lakh mango trees were cut. Now mango trees, एक mature mango tree आपका, it's estimated कि 22 kilos of CO2 emissions को absorb करता है per year. So trees are not just for beauty, उनका एक रोल है पूरे इस इकोसिस्टम में। उनकी जो मैंगो ट्रीज़ की रूट्स बहुत डीप होते हैं, सो वो सॉइल डिग्रेडेशन से, सॉइल इरोजन से बचाता है। इकोनॉमिक वैल्यू है मैंगो ट्रीज़ की। एक मैंगो ट्री जो है विल गिव यू अबाउट 200 to 500 kgs ऑफ मैंगोज़, जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं टू कम्युनिटीज़, टू द कंट्री। एक मैंगो ट्री को, इट स्टार्ट्स फ्रूटिंग एट अबाउट 5 years, और फुल मेच्योरिटी उसकी 10 से 15 साल तक फुल फ्रूट देता है, बट इट कंटिन्यूज़ टू हैव अ प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन ऑफ 40 to 100 years। और अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द रिपोर्ट्स दैट आई रेड, जो ट्रीज़ कट डाउन हुए हैं वो दे वर बिटवीन द रेंज ऑफ 40 to 100 years, you know, mostly around the range of 60 years each tree, और कुछ 70 years से भी above. So these are all contributing to our smog as well, क्योंकि वो कार्बन सिंक नहीं है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, ट्रीज़ नहीं है, सो यू कैन नॉट अब्जॉर्ब द कार्बन एमिशंस। सही सही। तो अभी आप बात कर रही थी कि डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, तो जब ये हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही होती है, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह की तरफ जा रहे होते हैं, अभी हालिया दिनों में जब हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे, ये DHA का साइड काफ़ी जो है अफेक्ट हुआ, बहरिया टाउन हमारा काफ़ी इस्लामाबाद में अफेक्ट हुआ, ई सेक्टर में घर गिर गए नाले के अंदर, F सेक्टर के ऊपर जो हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं वो अफेक्ट हुए हैं। तो जब इस सारा सिस्टम ये हमारा कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा होता है, चीज़ें बनाई जाती हैं, तो हम कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हैं कि आगे जाके इनका भी नुकसान देखने को मिलेगा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? सो आई थिंक जो ये मसाइल, आप बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और ये सवाल सबके दिमाग में आता है, सबके दिमाग में है, क्यों, वाई? हम बार बार वही फेस कर रहे हैं, बार बार फ्लड्स आ रहे हैं, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, और हमें पता है क्या मसाइल हैं। सो एक तो ये मेरे लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। हम सबको पता है क्या मसाइल हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, जितनी हाउसिंग स्कीम्स हैं, लुक इनटू मॉडल्स। दुनिया भर में क्या मॉडल्स यूज़ हो रहे हैं। अब इस्लामाबाद जब डिज़ाइन हुआ था, इट वाज डिज़ाइंड विद ग्रीन स्पेसेस, ठीक है। हम अब जब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, सिटीज़ को हम पॉपुलेट कर रहे हैं, हम वो ग्रीन स्पेसेस कम कर रहे हैं। मरगरा के जो फुट हिल्स हैं उसमें एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, हमने उसको नहीं फॉलो किया। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं या हम डिज़ाइन करते हैं, वी डोंट टेक इनटू अकाउंट द नेचुरल फ्लो of water, the natural habitat of that place. हम ज़्यादा फोकस करते हैं प्रॉफिट और एक्सपेंशन पे, और जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उनको हम साइड लाइन कर देते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, अकाउंटेबिलिटी टू the policy makers on how these developments are being planned. Environmental impact assessments होते हैं, वो एक लाजमी एक स्टेप होता है, लेकिन बहुत दफ़ा वो एक पेपर, एक डॉक्यूमेंट तक रह जाता है। एक्चुअल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर हो और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं फॉलो की जाएँ, तो बहुत सारे मसाइल हम हल कर दें।
जो आप एग्जांपल्स दे रही हैं, D12 में हुआ था, E11 में हुआ था, सैदपुर में हुआ, सैदपुर तो बिल्कुल हमारा डूब के, हालांकि मॉडल सिटी था हमारा, मॉडल जब वो सिटी था। हमारे साथ हादसा हमने देखा तो Yeah. हम तो ऐसे परेशान, कह रही है हमारी यही तो इस्लामाबाद की शान थी। शांत थी, तो अब absolutely. उस वजह से जब हम ये चीज़ें देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कह लें या फिर हम कह लें फ्लड्स मैनेजमेंट नहीं है, जी। या कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम नहीं कि हम पहले से ही ये अवेयर हो जाएं कि आगे जाके हमें ऐसे नुकसान का देखना पड़ेगा। तो उस हवाले से बताएं कि क्या हमारे यहाँ देखा जाता है इन चीज़ों को, चेक एंड बैलेंस को, हमारी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी किस लेवल पे है? सो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी हम अभी इमर्जेंट स्टेज पे हैं. देयर हैज़ बिन प्रोग्रेस. क्लाइमेट जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, कुछ NDMA ने ये इनिशिएटिव्स लिए थे. मेट डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी एडवांस्ड डेटा अवेलेबल होता है. इम्पॉर्टेंट इसमें यह है देखना कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिटी तक कैसे पहुंच रही है. अगर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और वो कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रही तो उसका फ़ायदा नहीं है. अगर एक हम फ्लड वार्निंग सिस्टम है लेकिन अगर वो मैसेजेस कम्युनिटी तक नहीं पहुंच रहे तो उसका वही इम्पैक्ट होगा जो बग़ैर एक वार्निंग सिस्टम का होगा. लेकिन हैविंग सेड दैट देयर इज़ अ नीड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज़. दैट्स द वे टू गो. एंड नॉट जस्ट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजीज़ बट यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज़ फॉर आर अर्बन प्लानिंग. सैदपुर की आपने बात की. सैदपुर में सदियों पुराना नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है, उसका फ़्लो है, उसके ऊपर हमने कॉन्क्रीट डाल दिया, हमने उसको नैरो कर दिया. अब हमें ये याद रखने की, और इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हुंजा में भी आपने देखा होगा जहाँ पे अताबाद लेक पे जो फ्लैश फ्लड आया. नाउ दिस इज़ वेल नोन कि पानी जो रास्ता है पानी का वो क्लेम करेगा. वन डे इट विल रिक्लेम इट्स पाथवे. आप उसको परमानेंटली डाइवर्ट नहीं कर सकते, बंद बना के आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन इट विल कम बैक एंड क्लेम इट्स पाथवे. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन सैदपुर, दैट्स व्हाट हैपेंड इन अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस. सही. तो क्या इससे हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे क्या हमारी वाइल्ड लाइफ, बायोटिक लाइफ अफेक्ट हो रही है? बायोटिक लाइफ क्या है? बायोटिक लाइफ इज़ बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, एवरीथिंग. सो ये एक वेब है, ये एक नेचुरल वेब है जो अल्लाह ने बनाया हुआ है, और कोई एक भी डिस्टर्ब होता है तो वो पूरा वेब, एक वेब ऑफ लाइफ है, वो डिस्टर्ब होता है. अब क्लाइमेट चेंज के साथ आप क्या, हमारे इम्पैक्ट क्या आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रही है जिसकी वजह से जो नेचुरल हैबिटाट है कुछ एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का, वो कम हो रहा है. स्प्रिंग सीज़न हमारा कम हो गया है. अगर आप देखें हमारे पास इस्लामाबाद में, व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई रिमेंबर बड़ा लंबा खूबसूरत स्प्रिंग सीज़न होता था. सो एनेक्डोटल एविडेंस है, नंबर्स एक साइड पे हैं, लेकिन हमें समझ क्या आती है, हमें एनेक्डोटल एविडेंस समझ आती है. सो अब अगर हम देखें तो हमारे पास हार्डली शायद 2 हफ्ते भी स्प्रिंग नहीं होता. इवन दो हमारा समर सीजन बहुत ज़्यादा एक्सीड करके विंटर कम हो गया. हम पहले कहते थे कि यार विंटर हमारा लॉन्ग टर्म चलता है, फिर बीच में ये भी देखा गया हालिया कुछ सालों के अंदर कि विंटर सीजन ने भी एक्सीड किया है, मई तक गया, जबकि नॉर्मली वो नहीं जाता था. इस्लामाबाद में तो चलो वो एक हमारे पहाड़ लगते, ठंडा हो जाता मौसम, लेकिन नॉर्मली नहीं जाता था. दोबारा वो देखा जाए तो जो महीना अक्टूबर से स्टार्ट होता था वो नवंबर के एंड से स्टार्ट होता. एब्सोल्युटली. एंड देयर आर स्टडीज दैट से कि every year 1 to 2 days of spring are reducing every decade, and summer में 1 से 2 दिन ऐड हो रहे हैं. सो ये अगर आप ओवर डेकेड्स हिसाब लगा लें तो हमारा तो इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स स्प्रिंग विल बी गॉन. सो उसका इम्पैक्ट क्या है? बायोम्स की आपने बात की, उसका इम्पैक्ट क्या है? हमारी फ्लावरिंग सीज़न कम हो गया है, ठीक है, हमारा फ्रूटिंग सीज़न कम हो गया है. जो हमारे मेजर पॉलिनेटर्स हैं जैसे बीज हैं, वो उसका अगर आप देखें वो कम हो गया है. जो समर की जो आपने देखा होगा पिछले 1-2 मे बी 1 डेकेड या 15 साल में जो हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, फॉर इंस्टेंस डेंगी मस्कीटो. अब क्योंकि उसका वो समर का स्पैन और वो टाइमलाइन बढ़ गई है, जहाँ पे हमने तो बचपन में हमारे यहाँ तो डेंगी बहुत कम था, बहुत कम था ना, देखा जाता था, क्योंकि हमारा वो स्पैन बढ़ गया है, वो समर, वो सीज़न का स्पैन हमारा बढ़ गया. सो उसका ऑफ कोर्स जब आपकी इस वेब पे इम्पैक्ट होता है, किसी भी स्पीशीज़ पे इम्पैक्ट होता है, उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं, उसकी फूड सिक्योरिटी के इम्पैक्ट्स हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड बिकॉज लाइफ इज़ नॉट लीनियर.
ऐसा ही है। डब्बों में नहीं हम बंद सही कर सही सकते ज़िंदगी को। सही। अभी हम बात करें सीजन्स की कि हमारे यहाँ पे 4 सीजन्स होते हैं, समर सीजन पे हमने बात की, इसी वजह से जो हमने देख रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। जी। तो कोई इसकी रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट या कोई जो क्लाइमेट हेड के प्रोग्राम्स जो लीड करते हैं वो कोई हेल्प कर रहे हैं इसके अंदर कि हम इसको रोकथाम कर सकें इसकी? सो ग्लेशियर्स अगर आप देखें, पाकिस्तान इज़ कॉल्ड द थर्ड पोल, क्योंकि पाकिस्तान में आफ्टर द 2 poles has the largest number of glaciers, 7,000 glaciers. सही सही। So it's a treasure. लेकिन yes, they are melting, जिसकी वजह से हम ये ग्लॉफ इवेंट्स देखते हैं। उसकी रोकथाम के लिए अगेन लाइक आई सेड, adaptation and mitigation. What are the measures that we are taking? एक तो हम अपनी लाइफ को, अपनी लाइवलीहुड को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं और उसको हम मिटिगेट, उसको रिड्यूस कैसे कर रहे हैं। प्लांटेशन, रिड्यूसिंग योर इमिशंस, कार्बन फुटप्रिंट अपना, उसमें हर सेक्टर ऑफ लाइफ का रोल उसमें आता है। ग्लॉफ इवेंट्स हैं, और ग्लॉफ इवेंट जब होता है तो वो कहने सुनने की बात है, वो पूरा विलेज ले जाता है, सारी लाइवलीहुड ख़त्म हो जाती है, सब लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं एट रिस्क हो जाती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट दैट्स सीन इन द न्यूज़, उसका इम्पैक्ट बहुत डीप है एंड इट टेक्स टाइम टू कम बैक। उसमें आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, प्रोग्राम्स थे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए, और ये कुछ ग्लेशियर ग्राफ्टिंग के पे भी काम हुआ, लेकिन दोज आर फार इन बिटवीन एंड दोज आर वेरी डोनर projectized and donor driven. उसको स्केल अप करने की ज़रूरत है. That needs to be mainstreamed into our planning mechanism. हमारी नेशनल प्लानिंग पे, प्रोविंशियल प्लानिंग पे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पे. सही। तो अभी हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की, आपने अभी हाईलाइट भी किया, तो अभी हम देखते हैं कि सी पैक हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए जो है बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट्स है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं लोगों के ज़रिए जो वहाँ रहते हैं उनके ज़रिए भी हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जब ये तैयार हो जाएगा तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और गर्मी हम देखेंगे, तो इस वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारी बायोटिक लाइफ, हर चीज़ अफेक्ट होगी। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाते हैं, किसी प्रॉपर इन्वायरमेंट असेसमेंट को देखा जाता है कि बस लाइक बगैर साइड इफेक्ट के चलो जी स्टार्ट कर दो? इंटरेस्टिंग सवाल है. तो बड़ी लंबी है इसकी, इस पे आप लंबा लेके जाए, मैं तो चाहूँगी आपसे मैं सारी बातें आज पूछूंगी इस पे, क्योंकि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सी पैक के बहुत पॉजिटिव साइड है. नो डाउट पॉजिटिव जहाँ होंगे वहाँ नेगेटिव भी होंगे, तो सिर्फ इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए मैं जानना चाहूँगी कि हमें ये मिलेगा, नेगेटिव साइड मिलेगी या पॉइंट मिलेंगे, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, आपने जो भी ये सेकेंड बात की ना, ये दिस इज़ इट, बैलेंस, क्रिएटिंग दैट बैलेंस. डेवलपमेंट इज़ इनएविटेबल, ठीक है. अब ये कनेक्टिविटी इज़, हमारे बहुत सा इतना बड़ा इलाका जो डिसकनेक्टेड रहता है डेवलपमेंट से, एजुकेशन से, हेल्थ से, लाइवलीहुड से, सो उसकी कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है. जहाँ तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात है, उनकी लाइक यू सेड एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन नॉट ऑन पेपर बट इन रियलिटी. वो एरियाज़ को हम टच ना करें या उनको बाईपास करें जो ऑलरेडी इकोलॉजिकली फ्रैजाइल जोन्स हैं. वो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हों जो इकोलॉजी को कम से कम डिस्टर्ब करें या ना डिस्टर्ब करें. अगर आप जो हमारी जगलोट स्कर्दू रोड है, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से वो पूरा माउंटेन्स जो हैं वो फ्रैजाइल हो गए. तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है. सो अवॉइड गोइंग थ्रू इकोलॉजिकली फ्रैजाइल जोन्स एंड लुक एट development practitioners, planners, infrastructure developers need to look at the both positives and negatives, pros and cons क्या है, which is why it's important कि climate change एक standalone subject नहीं है, silo में नहीं है. It has to be integrated and mainstream into the central planning machinery, चाहे वो provincial level है, national है, district है, even below that, even down to the UC and village level planning, it has to be looked at. It has to become center stage. ओके अच्छा, मैं इस पे बात करना चाहूँगी जो 1996 में एक ट्रॉफी हंटिंग का जो है बेसिकली जो एक कन्वर्सेशन टूल कह के इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि स्नो लियोपर्ड हैं, मार्खोर हैं, जो बियर हैं हमारे, ये ख़त्म हो रहे हैं. क्या एक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं? सो ये जो प्रोग्राम था 1996 में जो स्टार्ट हुआ था, दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी एंड अ रोल मॉडल, एंड आई हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम व्हेन इट वाज स्टार्टेड.
सो मारखोर एंड आइबेक्स और जो लेपर्ड एंड आपने ब्राउन बेयर की Brown बात bear की, ये की दो है। फ़र्क चीज़ें हैं. लेपर्ड एंड ब्राउन बेयर आर नॉट ट्रॉफी स्पीशीज़. मारखोर एंड आइबेक्स हाँ, बिकॉज ऑफ द हॉर्न्स एंड दे ट्रॉफी Okay, okay. स्पीशीज़. ठीक है, सो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो मारखोर और आइबेक्स हैं, दे आर प्रॉबली द ओनली टू स्पीशीज़ जो कि endangered लिस्ट से, इट्स वेरी रेयर दैट a species comes out of the endangered list. Yeah. They actually came out of the endangered list and now they are on the rise. Their population is on the rise. और उसकी ये जो success थी या ये जो rise in population था is attributed to couple of things. One was जो model था वो community based model था, जिसमें ये ट्रॉफ़ी हंटिंग का जो इनकम होती है वो कम्युनिटी को 80% एंड 20% टू द गवर्नमेंट. दैट 80% इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस. सो उसकी फंड्स इस्टेब्लिश, उसका अपना एक मेकनिज़म है फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस. वो स्कूल्स में, रोड्स में, जो भी उस इलाके की डेवलपमेंट उसमें इस्तेमाल होते हैं. जो स्नो लेपर्ड और ब्राउन बेयर का है और उसकी अभी dwindling population है, लो नंबर्स हैं, because communities have not been involved. Transparency for any conservation effort, ek to it's not just about conserving the species, it's about Right. conserving the entire habitat. ठीक है, क्योंकि उससे सर्वाइव करना है उस स्पीशीज़ ने. और बहुत सारे इर्द गिर्द के और स्पीशीज़ हैं जो उसकी सर्वाइवल को सपोर्ट करते हैं. इंटायर हैबिटाट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. जहाँ पे कम्युनिटी नहीं इन्वॉल्व होगी एज कम्युनिटी स्टूअर्डशिप नहीं होगी, वहाँ पे ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर Right. सकती. आप हुबारा बस्टर्ड का एग्जांपल ले लें. वो क्यों कम हो रहा है? दैट इज़ हंटेड. वो क्यों ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे कम्युनिटी ओनरशिप या जो इकोनॉमिक इंसेंटिव या बेनिफिट्स हैं वो कम्युनिटी को नहीं अक्रू होते. सो कपल ऑफ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट: कम्युनिटी स्टूअर्डशिप एंड ओनरशिप, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड डायरेक्ट बेनिफिट टू द कम्युनिटी. अच्छा, एक सवाल आता है, अभी हंटिंग की बात चल रही, मोस्टली आम सवाल ये आते हैं, हमें आम लोगों से आते हैं कि क्या जो ये हंटर्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं? क्योंकि हम एक जब बिल्ली पाल लेते हैं तो जब हम उसके साथ इतने सेंसिटिव हैं, उसको कुछ हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, वैसे वो खाना भी नहीं खाएगी तो हम परेशान हो जाएंगे. तो क्या ये हंटर्स होते हैं सेंसिटिव, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, नहीं होते? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. अच्छा, ये भी It's quite contradiction है ना, it is a contradiction. Because एक तरफ तो आप किसी जानदार चीज़ को हर्ट करने से हम डरते हैं, दूसरी तरफ इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी एक एनिमल है. लेकिन देखें, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हंटर्स एंड पोचर्स. वो जो इलीगल पोचिंग करते हैं वो दे आर नॉट bothered about the population of the animal Right, or the right. species or the habitat. वो जो लाइसेंस लेके hunting करते हैं, these are expensive licenses and usually वो hunters. And how much they cost? So अभी जो लास्ट अभी मारखोर का हुआ था इस साल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, दैट अर्नड इन चित्राल $271,000. सो एक पूरी इकॉनमी है उसके इर्द गिर्द. लाइसेंस फ़ी है, फिर जब हंटर आता है या आती हैं वो उस कम्युनिटी के साथ रहती हैं, वो सारी कम्युनिटी के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, गाइड्स होते हैं. सो वो एक इकनॉमिक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है. एंड आई मस्ट हाईलाइट, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी जानवर को जाके हंट नहीं कर सकते विद दैट लाइसेंस. देयर इज़ अ सर्टन एज, एक मेल एक सर्टन एज का जो एक नेचुरल कलिंग प्रोसेस होता है ना, जब आपके एनिमल्स एक स्टेज तक पहुंच के एंड देन यू नो कि अब नाउ दे गोइंग टू स्टार्ट डाइंग आउट, दैट इज़ द स्टेज जो कि आप हंट कर सकते हैं. आप किसी और यंग बच्चे को, मदर को आप नहीं हंट कर सकते. सो वो लोकल गाइड्स होते हैं टू गाइड दैट. सो येस, एट वन स्टेज, एट वन एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एक जानदार चीज़ को मार रहे हैं, लेकिन वो एक नेचुरल कलिंग प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो और कर रहे हैं. सवाल है जो मोस्टली देखा जाता है हंटर्स में, अगर मैं नोट करूँ, मतलब ये हमारे इस्लाम में भी है, मोस्टली लोग भी इसको हाईलाइट करते हैं कि बीइंग इन अ सेंसिटिविटी, कि आपने प्रेग्नेंट जानवर को नहीं हर्ट करना. तो क्या ये जब हंट कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये प्रेग्नेंट है, या फिर वो लाइक हो जाते हैं नुकसान? जी नहीं, बिल्कुल पता होता है, इसीलिए उनके साथ लोकल गाइड्स होते हैं Okay. हु हेल्प देम स्पॉट. सो लाइक आई सेड कि वो एक नेचुरल कलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो नेचर का कलिंग. ठीक है. सो जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, बच्चे हैं, ईयरलिंग्स हैं, उनको नहीं करते. सो वो पूरा एक प्रोसेस होता है. उसके पहले एक सर्वे होता है कि यहाँ पे इस इलाके में कितने हैं लार्ज मेल्स हैं, जो ओल्डर मेल्स हैं, एंड देन द लोकल गाइड्स विल गाइड दीज हंटर्स. एंड जो आपका सवाल था अर्लियर, जो हंटर्स
जाते हैं दे आर एक्चुअली द मोस्ट हु कंट्रीब्यूट टू दोज कम्युनिटीज़ एंड टू कंजर्वेशन एफर्ट्स. ओके, अच्छा मैम, ये 2021 में अभी हमने देखा था कि नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आई थी और अपडेट हुई है, इम्प्लीमेंट भी हुई है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या आए थे? सो नेशनल जो पॉलिसी आई थी 2021 में, उसमें बहुत सारे फॉरवर्ड स्टेप्स थे, लाइक द जो प्लांटेशन की ड्राइव, जो 10 बिलियन सुनामी जो प्लांटेशन था उसका, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ, ऑफ वुमेन, ऑफ यंगर पीपल. आई थिंक पॉलिसीज़ के हवाले से वी मेक क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस. हम काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बना लेते हैं और वेरी वेल वर्डेड एंड वे सॉर्ट ऑफ एट पार विद द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स. गैप हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन पे. नाउ नेशनल पॉलिसी को हमने ट्रांसलेट क्या करना है लोकल लेवल तक. एक नेशनल पॉलिसी है, उसका climate change जो है is become more of a federal concern with very little ownership at the provinces और districts पे. So वो national policy को हम district level तक और उससे नीचे कैसे हम translate करते, उसका क्या मतलब है. एक national policy पे हमने काम तो कर लिया, ठीक है. national policy पे हमने areas of focus identify कर दिए, हमने क्या हमारी priorities कर दी हैं. अब वो हर province के अंदर हर district की priorities फ़र्क हैं. So उनको translate करके district लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे ले जाना बहुत ज़रूरी है. और नेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोविंशियल जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको हमें अक्रॉस सेक्टर, वर्टिकल तो हम कर रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली भी हमें उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है. कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब का एक रोल है इन इस क्लाइमेट चेंज में. तो अभी प्लांटेशन का भी आपने जिक्र किया, इस पॉलिसी का पार्ट रहा है. तो ये जो हम ग्रीन कैंपेन्स चलाते हैं कि ग्रीन ट्री कैंपेन्स कि हमने जो है दरख्त उगाने हैं, हम मोस्टली देखते हैं कि दरख्त उगाने के लिए हम जगह भी खोदते हैं, हम तस्वीरें भी लेते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लाइक डिसअपियर. ये इसके पीछे क्या वजूहत है? क्या ये काम करता है कि बस लाइक थोड़ा सा हमने एक मोटिव चलाना होता है कि जी हम कैंपेन्स चला रहे हैं? So I think campaigns are important. Awareness campaigns are very important and I think they have an impact. अगर आप हमारी younger generation देखें तो वो हमारे से कई ज़्यादा अवेयर हैं. दरख्त ना काटें, यहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए, वो अवेयर हैं. और ये कैंपेन्स ऑन गोइंग. इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये डिस्कशंस कंटिन्यू करें. कुछ साल पहले जो एक कैंपेन थी, आई रिमेंबर कि वो आप सीडलिंग बॉल्स बना के एंड जस्ट थ्रो देम जहाँ भी आप जा रहे हैं. एंड आई रिमेंबर माई मदर यूज़ टू डू दैट. वो जहाँ भी जाती थी वो अपने साथ एक बैग रखती थी जिसमें वो बना के सीडलिंग और पूरे रास्ते में. सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन. जो गैप आता है वो ये है, दो चीज़ों में मेरा जो व्यू पॉइंट है. एक तो ये कि हम प्लांटेशन की जब बात करते हैं हम कुछ भी लगा देते हैं. प्लांटेशन नीड्स टू बी नेटिव एंड इंडिजिनस. उसका क्या मतलब हुआ कि हम जिस इलाके में प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ पे वो दरख्त प्लांट करें जो उस इलाके के हैं. अब आप देखेंगे कि बहुत सारी जहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन होती है, मेरा बड़ा दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि पाम्स लाके लगा दिए. इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आप देखेंगे वो जल जाते हैं. वो इंडिजिनस ट्री नहीं है, यहाँ का नहीं है. इस्लामाबाद जब बना था तो पेपर मलबरी को बहुत ज़्यादा स्प्रे करके लगाया था. उसके आज हम हेल्थ इम्पैक्ट्स देख रहे हैं. सारी एलर्जीज़ पेपर मलबरी से हैं क्योंकि वो यहाँ का इंडिजिनस प्लांट नहीं था. सो नेटिव प्लांट्स पे फोकस करें. दूसरा ये कि प्लांटेशन तो एक चीज़ है लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाने की ज़रूरत है. उसकी प्लांटेशन करके हम उसको नर्चर कैसे करें. दरख्त को पालने के लिए आपको नर्चर करना पड़ता है कुछ अर्सा. ख्याल रखेंगे तो वो आपको ख्याल रखेंगे, उसको आप पानी देंगे, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसके इर्द गिर्द कोई प्रोटेक्शन का झाड़ या कुछ लगाएंगे ताकि जानवर ना आके खा जाए, तब वो सर्वाइव. सो सर्वाइवल रेट इज़ द प्रॉब्लम. उस सर्वाइवल रेट को हमने इंक्रीज़ करना है. सही. अच्छा मैम, लास्ट सवाल है हमारे पॉडकास्ट का. आपने बहुत अच्छे से जो है हर चीज़ को हाईलाइट किया है. तो ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसा रियल कम्युनिटी मॉडल है जो ग्राउंड लेवल पे आके काम कर चुका हो या ऐसे हम रेप्लिकेट कर सकें? जी एब्सोल्युटली. बहुत अच्छा मॉडल जो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का कम्युनिटी लेड अडेप्टेशन प्रोसेस है और मॉडल है, दैट्स अ मॉडल दैट कैन बी रेप्लिकेटेड. वो क्या है? वो बिल्कुल ग्राउंड अप है. ग्राउंड लेवल से हम जब काम शुरू करते हैं विलेजेस में या कम्युनिटीज़ के साथ,
पहले तो सबसे पहले उनका हम देखें कि उस इलाके में वहाँ की हैज़र्ड असेसमेंट होती है, रिस्क एंड हैज़र्ड असेसमेंट होती है, यहाँ पे क्या रिस्क्स हैं, यहाँ पे क्या हैज़र्ड्स हैं, कहाँ पे नाला है, कहाँ पे ग्लेशियर है, कहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड है, वो सारी एक मैपिंग होती है। उसके बाद कम्युनिटी के साथ बैठ के उस विलेज के लिए एक डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है कि यहाँ पे क्या ज़रूरियात हैं, लाइवलीहुड की, एजुकेशन की, प्रोटेक्शन की, एग्रीकल्चरल इनपुट की, वो पूरा एक प्लान बनता है। वो प्लान फिर कंसोलिडेट होता है, आपके बहुत सारे विलेजेस को इकट्ठा करके क्यूसी लेवल का प्लान बनता है। और उस प्लान का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे, वो कम्युनिटी ओनरशिप है, चूँकि कम्युनिटी उसमें इन्वॉल्व होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारी नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको हम ट्रांसलेट करके नीचे तक लेके आते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसको हमने किस तरह ट्रांसलेट, तो यहाँ से हम विलेज लेवल से ऊपर चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट तक, और वहाँ से हम नेशनल पॉलिसी की जो इंटरप्रिटेशन है और जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं वो हम लेके आ रहे हैं डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन और प्रॉस्पेरिटी प्लान्स बनते हैं, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन है कि उसको हम जो हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्लान्स हों, वो प्रायोरिटीज़ जो विलेजेस में आइडेंटिफाई हुए हैं, जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ ने आइडेंटिफाई की हैं, वो अल्टीमेटली अडेप्ट हमारी जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसमें रिफ्लेक्ट। सो इज़ अ वेरी गुड मॉडल एंड AKDN has been working for the past 40 years in these यानी areas. कि हम आगे एक अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। Absolutely. ओके, आपको लगता है कि इसके जो इम्प्लीमेंट्स हैं हमें आगे देखने को मिलेंगे? जी एब्सोल्युटली, रेप्लिकेबल मॉडल्स हैं और स्केल अप करने की हमारे ज़रूरत है। जो स्केल अप हम कर सकते हैं, वी हैव अ लॉट टू शेयर एंड लर्न फ्रॉम दीज मॉडल्स। बहुत शुक्रिया हमारा मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। Thank हमारा you. पॉडकास्ट यहीं पे जो है ख़त्म हो चुका है। तो जी नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट का वक्त जो है ख़त्म हो चुका है। अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद थी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट अमारा सईद, जो कि आगा खान फाउंडेशन पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की हेड है। दोबारा हाजिर होंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।